वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनटीबीआर। दोस्तों, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर Hyundai इंडिया जो कि अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। अगर मैं बात करूं पेटीएम की, तो पेटीएम सबसे बड़ा आईपीओ लाया था, वो था 18,000 करोड़ का। उसके बाद LIC आईपीओ लाया जो तकरीबन था 21,000 करोड़ का। और ये जो आईपीओ ला रहे हैं, इनका आईपीओ तकरीबन 27,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ तक भी हो सकता है। काफ़ी बड़ा आईपीओ है, काफ़ी धूमधाम से ये आने वाला है। तो इसी के बारे में कंपनी ने कुछ अपने DRSP में बताई हैं कुछ चीज़ें, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि कंपनी के कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, आईपीओ के बारे में जानेंगे। कंपनी के जो कॉम्पिटिटर हैं, जो इंडिया में जो कंपनीज़ हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उनके बारे में जानेंगे कि उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, उससे कंपेयर करेंगे। उसके बाद रिस्क देखेंगे, कंपनी ने जो अपना रिस्क बताया है, क्या क्या बताया है, क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं कंपनी में। और फिर बताएंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी क्या ला रही है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टर्स को लुभा सकती हैं Hyundai इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद एनालिस्ट की राय देखेंगे कि एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले DRSP की बात कर लें तो कंपनी ने बताया है कि इनका जो आईपीओ आने वाला है, ये टोटल पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इनके ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं जो अपना जो स्टेक है वो सेल करेंगे, जो कि ये पब्लिकली उसको बेचेंगे और आईपीओ के दौरान उसको निकालेंगे। इनका जो ऑफर फॉर सेल आ रहा है, इसमें तकरीबन यानी कि जो आईपीओ इनका आ रहा है उसमें तकरीबन 142.2 मिलियन इक्विटी शेयर्स रहेंगे, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रहेगी। इसमें 50% शेयर रिजर्व रहेंगे QIBs के लिए और 35% शेयर्स रिज़र्व रहेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद 15% शेयर्स रिज़र्व रहेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। Hyundai आईपीओ क्यों ला रही है और इसमें इनके पीछे जो मोटिव है वो क्या है। इंडिया की जो ग्रोइंग मार्केट है ऑटो में बहुत बड़ी, तकरीबन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है इंडिया की। तो इतनी बड़ी मार्केट में इनको मजबूती अपनी बनाना है, अपनी पकड़ बनाना है, जिसके लिए ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। फंड रेस करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, उससे बिजनेस को ग्रो करेंगे। Hyundai इंडिया है, उनकी जो वैल्यू है उसको अनलॉक करेंगे। इंडिया की जो Hyundai है उसकी वैल्यू अनलॉक होगी तो जो कोरिया और ये यहाँ पर जापान और जो बाकी कंट्रीज़ में लिस्टेड है कंपनी ऑलरेडी, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस स्टॉक दिखाएगा। कंपनी ने बताया कि हम तकरीबन इंडिया में अब तक $5.04 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं, यानी कि इंडियन करेंसी में 29,740 करोड़ इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। और इनका फाइनेंशियल ईयर 2023 में एनुअल रेवेन्यू जो था वो 59,761 करोड़ था, जो कि काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है जो इन्होंने एनुअली जनरेट किया था। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की, जो इन्हीं के सेक्टर में इंडिया में ऑलरेडी कंपनीज काम कर रही हैं। मारुति है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो उनकी और इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लेते हैं। Hyundai इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 23 में ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है, ये जो जनरेट किया है वो तकरीबन 60,307.5 करोड़ का था, जहां पर मारुति सुजुकी इंडिया ने रेवेन्यू जो जनरेट किया था वो 1,17,571 करोड़ का था। और टाटा मोटर्स ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो तकरीबन 3,45,966.97 करोड़ का था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, 1,21,268.55 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। रेवेन्यू वाइज देखें तो Hyundai मोटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर EPS की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो यहाँ पर Hyundai मोटर्स जो है वो तकरीबन 57.76 का EPS लिए हुई है। अर्निंग पर शेयर जो इनका आ रहे हैं वो 57.96 पर शेयर है। और अगर मारुति सुजुकी की बात करें तो वो 271.82 है और टाटा मोटर्स का 6.3 जो बहुत ज़्यादा कम है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का 91.96 है। तो अगर EPS की बात करें तो Hyundai इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। असल में रेवेन्यू और कंपनीज़ का इस वजह से ज़्यादा आ रहा है क्योंकि और कंपनीज़ और भी काफ़ी सेगमेंट्स में काम करती हैं। टाटा मोटर्स और महिंद्रा प्राइवेट व्हीकल के साथ EV और कॉमर्शियल व्हीकल में भी हैं, और काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स जो हैं ऑटो सेक्टर में उन सभी में उतरी हुई हैं। तो जब बड़े सेगमेंट्स में कंपनीज़ काम कर रही हैं तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू ज़्यादा होगा, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा तो है इन कंपनीज़ का, उसके साथ साथ इनकी लाइबिलिटीज़, लोन, बोरोविंग्स, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं जो Hyundai में नहीं मिलेंगी हमें।
अभी अगर बात करें कंपनी ने जो रिस्क बताया है, रिस्क यहाँ पर आ रहा है किया कॉरपोरेशंस और किया इंडिया दोनों इन्हीं की कंपनी हैं जो सेम सेक्टर सेम सेगमेंट में काम करती हैं। Hyundai भी प्राइवेट व्हीकल्स बनाती है और किया मोटर्स भी प्राइवेट व्हीकल्स ही इंडिया में बनाती हैं। तो क्योंकि सेम सेगमेंट हैं तो कंपनी ने बताया है कि अपनी ही कंपनीज़ हैं, तो इसमें हमारे हितों को लेकर, यानी कि जो कंपनीज़ में हर कंपनी के अपने अपने राइट्स हैं, इन्होंने बांट रखे हैं। तो उसमें अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, कोई कहीं पर भी कोई भी तनाव अगर होता है या फिर राइट्स पर अगर कोई भी बात आती है तो उसका सीधा इफेक्ट जो है वो कंपनी के बिजनेस पर देखने को मिल सकता है। Hyundai ने बताया है कि इनके पैसेंजर व्हीकल्स और इनके जो पार्ट्स हैं वो चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और दूसरा तेलेगांव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इनके ये 2 प्लांट्स हैं जिसमें इनके व्हीकल्स और पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। अगर इन प्लांट्स में किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना या कोई भी इम्पैक्ट होता है तो उसका सीधा असर इनकी सप्लाई चेन पर पड़ेगा, जहां पर कंपनी में काफ़ी ज़्यादा वेटिंग आ सकती है डिलीवरी को लेकर और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल्स पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और Hyundai ने बताया कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स एक्सपेंशंस मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सब्सिडीज़ मिलती हैं और कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन वगैरह मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कोई भी चेंजेस आते हैं, इंसेंटिव्स में कोई भी डिले होता है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल पर देखने को मिल सकता है। और ये चीज़ जो Hyundai अपने लिए बता रहा है, ये सिर्फ इनके लिए नहीं, ये सभी कंपनीज़ के लिए है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिलैक्सेशन मिलता है, जो भी इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं, उसमें अगर कोई भी पॉलिसीज़ चेंज होती हैं तो इसका सीधा असर पूरे सेक्टर को देखने को मिलेगा, ना कि सिर्फ एक कंपनी को। कंपनी ने बताया है कि इनका काफ़ी हद तक SUV पर ये सब डिपेंड हैं। खासकर इनकी जो क्रेटा है, क्रेटा ने तो बहुत ही ज़्यादा मार्केट पे इम्पैक्ट करा था और बहुत अच्छी सेल्स के साथ क्रेटा अभी भी मार्केट में चल रही है। तो इन्होंने बताया है कि अगर SUVs की सेल्स पर कोई भी इम्पैक्ट आता है या फिर इनकी फैसिलिटी यूनिट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट आएगा। कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उनमें डिले होगा, डिलीवरी में वेटिंग होगी और भी कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर कंपनी में देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक रिस्क बना हुआ है। तो ये जो है वो हर कंपनी के साथ है। किसी भी कंपनी के कोई भी सेगमेंट अगर हम ले लें तो किसी भी सेगमेंट में अगर सेल्स डाउन होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट पड़ता ही है, कंपनी के सेल्स पर और फिर कहीं ना कहीं रेवेन्यू पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखता है। तो ये भी सिर्फ Hyundai के साथ नहीं है, सभी कंपनीज के साथ ये रिस्क बना हुआ है। और उसके बाद कंपनी ने बताया था Hyundai की जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हैं, ट्रिम्स हैं, इंजन्स हैं, ट्रांसमिशंस हैं या फिर मटेरियल सच एज स्टील है, ठीक है, तो स्टील वगैरह का या फिर कोई भी इनके जो पार्ट्स हैं वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सप्लायर्स से लेते हैं ये। और इन पार्ट्स के प्राइस में कोई भी हाइक आता है या सप्लाई चेन में कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू और इनके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। ये चीज़ हम देख चुके हैं, अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, जो सेमीकंडक्टर और चिप्स वगैरह में शॉर्टेज हुई थी, पूरी ऑटो इंडस्ट्री उससे हिल गई थी और सभी कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ पर उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा था। काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा वेटिंग आ रही थी, जिसके चलते काफ़ी कंपनीज़ को लॉस हुआ, रेवेन्यू लॉस हुआ। टाटा मोटर्स तक को भारी इसका जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो ये रिस्क भी सभी कंपनीज़ के साथ बना रहता है। अब Hyundai ने बताया है कि वो इन्वेस्टर्स के लिए क्या ला रहे हैं या फिर इन्वेस्टर्स जो है वो Hyundai में क्या देख सकते हैं। Hyundai जो है वो एक प्योर पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी है जो कि पैसेंजर व्हीकल्स में काम करती है। और अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो महिंद्रा और टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल और साथ में कॉमर्शियल व्हीकल्स भी बनाते हैं और जो अदर सेगमेंट्स हैं उसमें भी ये उतरे हुए हैं। तो ये जो महिंद्रा हैं, टाटा मोटर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनीज हैं। Hyundai जो है वो बेसिकली कोरिया की कंपनी है और इनका इंडिया में सिर्फ जो है वो ऑटो सेक्टर में ये हैं, लेकिन अदर कंट्रीज़ में ये लॉजिस्टिक्स में भी हैं और काफ़ी और सेगमेंट्स में भी, काफ़ी और बिजनेसेस में भी उतरे हुए हैं। तो इंटरनेशनली अगर ग्लोबल वाइज देखा जाए तो ग्लोबली ये कंपनी छोटी नहीं है, लेकिन इंडिया में सिर्फ ये ऑटो मेकर हैं और वो भी ये एक ही सेगमेंट में हैं जो कि ये पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट है। तो इस वजह से थोड़ी सी छोटी कंपनी ये इंडिया में देखने को मिलती है हमें। लेकिन अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट ग्रोथ की या फिर इनके EPS की, तो EPS में काफ़ी अच्छी और तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। EPS इनका 23.15 था फाइनेंशियल ईयर 21 में।
जो कि अब फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना हो गया है, इनका हो गया है 57.95। तो काफ़ी एक ग्रोथ देखने को मिली है, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है इनके EPS में, और कैश फ्लो कंपनी का बहुत ज़्यादा सही है। इस वजह से फ्यूचर में जो डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है, इस सब चीज़ों में ग्रोथ दिखा सकते हैं। सीधा इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यू और बिजनेस पर पड़ता हुआ दिखेगा, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी में मेन जो होता है वो कैश फ्लो होता है। कैश फ्लो अगर अच्छा है कंपनी का और कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, चल रहा है और कंटिन्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि कैश फ्लो होता है तो कंपनी के पास पैसा होता है अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट करने का, मार्केटिंग, सेल्स, डेवलपमेंट, R&D, इन सारी चीज़ों के लिए पैसा होता है। अब बात करते हैं एनालिस्ट्स की। तो एनालिस्ट बताते हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कंपनी पर, क्योंकि कंपनी जो है वो CUVs और EVs में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कंपनी उतर रही है, और इनके जो सेगमेंट्स हैं, इनके जो निश है वो सिर्फ एक ही है, इनको पैसेंजर व्हीकल्स बनाना है, EV व्हीकल्स बनाना है। इस वजह से इनकी R&D की कॉस्ट भी काफ़ी कम रहेगी और R&D भी काफ़ी तगड़ी ये कर सकते हैं अपने निश को लेकर। और इसी वजह से क्योंकि इनकी R&D वगैरह काफ़ी सही रहेगी तो आने वाले टाइम में और अच्छी ग्रोथ और ज़्यादा बेहतर ये व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि अच्छी खासी पकड़ ये मार्केट में बना सकते हैं। तो इस वजह से एनालिस्ट तो बोल रहे हैं कि कंपनी में कोई ख़राबी ऐसी नहीं दिख रही है। बाकी अभी IPO में टाइम है, IPO तकरीबन अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर तक भी ये लॉन्च कर सकते हैं। वैसे बोल रहे हैं कि दिवाली तक लॉन्च कर देंगे, देखते हैं कब तक लॉन्च करेंगे। और IPO जब आएगा तो फिर कंपनी के और फाइनेंशियल्स खुलेंगे, वैल्यू अनलॉकिंग होगी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, पता चलेंगी, जिससे कि और ज़्यादा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेंगे एनालिस्ट्स के। और जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी उस पर भी एक ज़रूर वीडियो हम बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर बात करूँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की या फिर एक कंक्लूजन की, तो Hyundai जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी टाइम से मार्केट में है और काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। खासकर क्रेटा को आप देख लें, अगर दिल्ली के रोडों पर देखें तो क्रेटा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्रेटा ने जो SUV मार्केट में जो अपने एक नाम, जो एक पकड़ बनाई है, वो तारीफ के काबिल है। लेकिन अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा है या फिर टाटा मोटर्स हैं, डेफिनेटली टाटा मोटर्स एक इंडियन ब्रांड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडियन ब्रांड है, जो इंडिया की मार्केट को, इंडिया के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उन्हीं के हिसाब से कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें निकाली जाएं, सारी जो गाड़ियाँ हैं वो निकाली जाएं। जैसे कि अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की थार ले लें या फिर टाटा मोटर्स की आप सफारी या हैरियर ले लें, जिन्होंने एक धूम मचा दी थी जब ये SUV सेगमेंट में जब इन्होंने लॉन्च करी थी, खासकर सफारी, हैरियर और थार। टाटा मोटर्स डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा मैं बुलिश हूँ टाटा मोटर्स पे, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी पकड़ दिखा सकते हैं। खासकर जो ये EV सेगमेंट में नेक्सन ला रहे हैं, वो तो मतलब क्या ही कहने, कहर मचा देती है वो तो ये जो है वो गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, नो डाउट इन सभी की जो इनके कॉम्पिटिटर हैं। और Hyundai भी पूरा कॉम्पिटिट कर रहा है, Hyundai भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीछे है। तो कंक्लूजन जो है वो एक मिक्स सा है कि अगर आप Hyundai में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इनके कॉम्पिटिटर्स जो कि टाटा मोटर्स या महिंद्रा एंड महिंद्रा हैं, उनको भी आपको देखना चाहिए, उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज अपने आप में ही बिल्कुल लाजवाब हैं और एक से बढ़कर एक अपनी गाड़ियाँ वो लॉन्च करती रहती हैं। तो टाटा मोटर्स पे भी मैं बुलिश हूँ और Hyundai जो है वो अभी और देखते हैं, IPO जब आएगा और चीज़ें अनलॉक होंगी और चीज़ें पता चलेंगी, उसके हिसाब से अपना एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की सोचेंगे। अभी जो कंपनी ने चीज़ें बताई हैं, जो दिखाई हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही हैं, उसके चलते तो Hyundai में मैं भी बुलिश हूँ। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन नॉलेज मैंने पूरी की पूरी आपको देने की कोशिश की है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों। बाकी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।